दर्शकों नमस्कार। थार की आवाज़ अजय मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त चूरू की एक उभरती प्रतिभा नवचयनित आरजेएस वेदांत शर्मा हमारे साथ हैं। वेदांत ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और बहुत अच्छी रैंक भी बनाई है। सब कुछ बातें हम वेदांत से जानेंगे। हमारे जितने भी यूथ हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक एक नई बात हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनको मोटिवेट करने का भी हमारा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हम उनके सामने रखें कि आने वाले फ्यूचर में वो भी उन चीज़ों को आत्मसात करें। वेदांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत, सबसे पहले आपको बधाई, आप आरजेएस में सिलेक्ट हुए, चूरू का नाम रोशन किया। ये मेरा पहला सवाल है कि आरजेएस बनने का आपने कैसे सोचा, किस तरह का घर से माहौल मिला, क्या था, सबसे पहले ये बताइए। जी, आरजेएस का मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में सोच लिया था कि मुझे आरजेएस की तैयारी करनी है। और इसके अलावा मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं आरजेएस की तैयारी करूं, क्योंकि इस पोस्ट के जरिए आप बहुत समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो घर पे भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, बड़ी बहन का भी सहयोग रहा है, और इन्हीं कारणों के चलते फिर मैंने आरजेएस की तैयारी चालू की। आप आरजेएस में सिलेक्ट हुए, तो ये जो आपका इस बार पहला प्रयास था, क्या था? जी, ये मेरा पहला प्रयास था आरजेएस का, और इससे पहले जो 2021 में आरजेएस हुआ था, मैंने वो नहीं दिया था। मतलब तैयारी शुरू कर दी थी कब तक? कितना लंबा समय होगा आपके इसके लिए तैयारी करते हुए? जी, मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी 1 से सवा 1 साल कोर्स करने में ही लग जाता है, और 1 साल एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है। तो ये सफ़र बहुत लंबा होता है आरजेएस का। जी, देखिए बहुत सारे हमारे साथी हैं युवा जो नीट में भी जा रहे हैं, कुछ सीए बन रहे हैं। तो आपने आरजेएस बनना ही क्यों ठाना? मतलब उसका जो घर का एनवायरनमेंट था, आपकी सिस्टर थी, या किस तरह से कैसे माहौल बना? जी, मैंने 12th में मेरे पास बायोलॉजी थी, तो मैं एक साइंस स्टूडेंट था। पर मेरा रुझान लॉ की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लॉ के ज़रिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और उसके अलावा खुद के लिए भी, जो आप नॉर्मली दूसरे फील्ड से नहीं कर सकते। और जब मैंने बीए एलएलबी परस्यू की नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला से, और वहाँ पे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आरजेएस की तैयारी करनी है, और तब से फिर मैंने आरजेएस की तैयारी चालू की। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक माहौल भी बनता है, घर वालों की भी हेल्प रहती है और आपको भी पूरा फोकस करना पड़ता है। तो कितना, देखिए बहुत कुछ चीज़ें रहती है, सोशल मीडिया से दूर रहना, कैसे आपने उसमें एंगेज किया खुद को? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया सारी डीएक्टिवेट कर दी थी। मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। और उसके बाद में मैंने घर वालों का भी बहुत सहयोग रहता है। जैसे कोई बाहर का कोई काम हो गया, कोई किताबें लानी है, कोई पेन पेंसिल लानी है, तो इसमें मम्मी पापा, छोटे भाई, इन सब का बहुत सहयोग रहता है। और ये सारी जो छोटे मोटे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, वो भी ये कर लेते थे ताकि मेरा सहयोग बना रहे और मैं पढ़ता रहूँ, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो घर वालों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा है। जी। अच्छा, आपकी जो रैंक बनी है उसमें एक बहुत अच्छी रैंक कहते हैं, चूरू है वो एजुकेशन हब, और साथ में जो आरजेएस के लिए तो हम कहेंगे एक तरह की खान बन गई है। चूरू सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है पूरे राजस्थान में। तो इसके पीछे जो प्रोफेसर महावीर सिंह यादव है, उनका जो पूरा एक जैसे कुनबा वो छोड़ के गए हैं, क्या मानते हैं आप, उन्हीं की देन है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी के आदर्शों की देन है कि चूरू को आज विधि की नगरी कहा जाने लगा है। आदरणीय प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव है, वो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, और उन्हीं के कर्मों के फलस्वरूप आज हम चूरू का ये उत्थान देख रहे हैं विधि में। और आज चूरू से इतने सारे आरजेएस और इतने सारे लॉ ऑफिसर्स निकल रहे हैं। जी। अच्छा, देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत ही मतलब संवैधानिक पद के रूप में आप सिलेक्ट हुए हैं। अब आपका क्या मोटिव रहेगा? किस प्रकार से किसी पीड़ित को या किसी के साथ अन्याय हुआ है, कैसे, क्या आप अपना जो आपका व्यू रहेगा, कैसे रहेगा? जी, मैं अपने सामर्थ्य में जो भी कानून सम्मत और न्याय सम्मत होगा वो करने की कोशिश करूँगा। मैं इसके अलावा यह भी करने की कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिस टाइमली दे पाऊँ, क्योंकि जस्टिस होना भी नहीं चाहिए, यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। और इसके अलावा मैं लीगल अवेयरनेस पे भी काम करना चाहूँगा कि लोगों को लॉ के बारे में पता चले, अपने अधिकारों के बारे में पता चले, क्योंकि हम देखते हैं कि आम आदमी को अपने कानूनी जो अधिकार है वो उन्हें पता ही नहीं है। तो इस संबंध में भी मेरे काम करने का इच्छा है। वेदांत, देखिए जब रिजल्ट आया उससे पहले आप एकदम एक सामान्य जैसे चूरू के आम नागरिक की तरह थे। अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आप आरजेएस में सिलेक्ट हुए हैं, क्या उसके बाद में आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, किस प्रकार से आपने
क्या क्राइटेरिया बनाया है और किस तरह की आपकी गाइडलाइन होती है? क्या इस तरह का अभी से उस आरजीएस की गाइडलाइन में आप आ गए? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लिस्ट में एक नाम, एक आदमी और उसके परिवार की ज़िंदगी ही बदल देता है। और मेरे परिवार वालों और मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यह भी सत्य है कि जो एक जुडिशियल ऑफिसर होता है उसको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं और उस पद की गरिमा का ध्यान रखना होता है। तो वो प्रोटोकॉल्स जब हम ओथ लेंगे तब हमें बताई जाएंगी कि हमें किन किन प्रोटोकॉल्स को ज़िंदगी भर फॉलो करना है जब तक हम सर्विस में रहेंगे। और हमें एज ए जुडिशियल ऑफिसर न्यायपालिका की गरिमा का कैसे ध्यान रखना है कि हम कहीं भी उस गरिमा को भंग न करें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अभी जब आप इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग भी होगी या सीधे आपको उसके लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्या रहेगा? जी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी जो कि राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी जो कि जोधपुर में स्थित है वहाँ होती है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में होता है। तो उसके उस दौरान ही आपको जो आपका कह रहे हो ओथ मतलब शपथ दिलाना वगैरह आपके जो पूरे प्रोटोकॉल है वो बता दी जाएंगे आपको? जी, वो उस दौरान ही बताई जाएंगे। तो वेदांत, एक और बात है, देखिए युवा जो है वो आजकल कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। कुछ युवा ऐसे होते हैं कि जो एक बार भी निराश हो जाते हैं, कुछ लगातार मेहनत करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने भी दूसरी जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज होती हैं उनके एग्ज़ाम दिए। मुझे वहाँ निराशा हाथ हुई तो मैंने उन निराशाओं से सबक लिया और मैंने ये देखा कि मेरी गलती कहाँ रह गई है और मैं कहाँ सुधार सकता हूँ। मैंने हिम्मत नहीं आ रही तो मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आप हिम्मत नहीं आ रही और आप निरंतर रहें। इन 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। मतलब कंटिन्यूटी और मन में हौसला बनाए रखें। और आपके जो यूथ हैं जो आपके मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक संदेश भी हम जानना चाहेंगे कि एक पढ़ाई का एवरेज टाइम क्या होना चाहिए। कई बच्चे हम देखते हैं कि वो रात रात पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, तो क्या पढ़ाई को किस तरीके से एडजस्ट करें? जी, जब मैं दूसरे लोगों का इंटरव्यू देखता था, जब वो बोलते थे कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे तो मुझे भी बहुत ग्लानि महसूस होती थी कि मैं इतने घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहा। पर मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाई और मैंने 3 से 4 घंटे रोजाना अध्ययन किया। जब एग्ज़ाम पास नहीं होते थे, जब प्री या मेंस पास में होता था, तब मैं रोजाना 5 से 7 घंटे रोजाना पढ़ता था। पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम चाहे घंटे कम पढ़ें लेकिन हम पूरे फोकस के साथ में पढ़ें और मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करें, क्योंकि घंटे मायने नहीं रखते, यह मायने रखता है कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। जी, आप कितना उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं और कितना याद रख पा रहे हैं, न कि आप किताब में सिर लगाए पढ़ते रहें। जी बिल्कुल, आपको यह ध्यान रखना है कि आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं ज्ञान। और इस संबंध में मैंने एक टेक्निक भी है जो कि मैंने एक्टिव रिकॉल का ज़रूर पालन किया, जिसमें मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता था उसके बाद में मैं उसको किताब बंद कर देता था और एक वाइट शीट पे मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ भी अगर मुझे पता हो तो मैं लिख देता था। फिर जो चीज़ मुझे बच गई है वो मैं दोबारा किताब खोल के देखता था कि मैं क्या भूल गया हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और इसके अलावा भी बार बार रिवीजन का भी ध्यान देना है आपको कि जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना करना है। अच्छा, आपने जो पढ़ा दिन भर की पढ़ाई उसको आपने सेम डे ही उसी को मतलब अलग से लिखना या रिवाइज करना, क्या किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही? जी, मेरी स्ट्रेटेजी यह रही कि मैं अगर आज कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको कल रिवाइज करूँगा और हफ्ते भर बाद रिवाइज करूँगा। चलिए, अभी एक अंतिम सवाल और एक अंतिम संदेश, क्योंकि अभी आप बहुत युवा हैं, बहुत सारे युवा साथी आजकल अपना करियर बनाने में जुटे हुए हैं और काफ़ी कुछ टफ हो गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि युवा निराश न भी हो और आगे भी बढ़ते रहें? जी, मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि असफलताओं से घबराएं नहीं। असफलता बस एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर लेके जाती है और आप निरंतर रहें। आप गुरुजनों और परिवार वालों को आदर्श मानें और उनके आदर्शों पे खरा उतरने का प्रयास करें। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ चूरू के वेदांत शर्मा, जिन्होंने न केवल चूरू का, अपने परिवार का, बल्कि पूरे शेखावटी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और ऐसे वेदांत शर्मा जिनको हम सभी को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उनको जिस तरीके से उन्होंने जो पढ़ाई के टिप्स बताए हैं, जो इन्होंने तरीका बताया है एक पढ़ने का, सोशल मीडिया से दूरी बनाई, पढ़ने में पूरी एकाग्रता लगाई, तो उसी मेहनत के दम पर इन्होंने अपनी सफलता पाई है। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ज़रूर आगे तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे जो अदर यूथ हैं उन तक ये बात पहुंचे। आज के इस खास कार्यक्रम में थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।